आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि मिडिल ईस्ट का इलाका कैसा है। मिडिल ईस्ट जो भी है उसमें सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, ये पूरा मिडिल ईस्ट में आता है। और मेजॉरिटी जो है इस रीजन में वो है अरब। अब अरब क्या है, जैसे इंडियन, आप इंडियन बोलेंगे तो इंडियन एक नेशन को डिनोट करता है। अब इंडियंस में मुसलमान भी है, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सारे जैन भी हैं, बुद्धिज्म, सारे रिलीजन्स हैं। लेकिन अरब एक नेशनलिज्म को डिनोट करता है, जैसे इंडियन नेस डिनोट करती है। अब इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में, अरब्स हैं, कुछ माइनॉरिटी क्रिश्चियंस की है। अब जैसे आप जयपुर में रह रहे हो, आप सपोज करो इसराइल और पैलेस्टीन की कहानी में आपको एक बहुत छोटे से सिंपल से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे आप जयपुर में रह रहे हो, आपको पता है कि जयपुर में रामगंज करके एक एरिया है जो मुसलमानों का है। वहां जाके, अंदर रामगंज में जाके कुछ हिंदू मान लीजिए रहने लग जाएं और बोले कि भाई मेरी जो रिलीजियस श्राइन है, या जो मतलब मेरा जो मेन जो मेरा होली लैंड है वो रामगंज बाजार ही है, अगर हिंदूज बोले, और एक हिंदूज का कोई टेम्पल भी मिल जाए वहां। तो ये स्टोरी है इजराइल और पैलेस्टीन की, कि इजराइल वाले लोग धीरे 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 आके रामगंज में बसने लग गए, और फिर रामगंज के जो बाशिंदे थे उनके साथ इजराइल की जो इशू चल रहा है वो है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप बता। तो हमने ये देखा था कि इजराइल में एक शब्द हम यूज कर रहे थे, आलिया करके। आलिया मतलब कि ज्यूस का वापस से रामगंज बाजार में या पैलेस्टीन में वापस से आना, और जहां जहां ये देशों में बटे हुए थे, मेनली रशिया में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में, यूएसए में ज्यादातर मेजोरिटी जूस थे, और ये धीरे धीरे वापस आने लग गए। उसको वापस आने को क्या बोले? आलिया। तो फर्स्ट आलिया तक मैंने आपको बताया था 1880 में स्टार्ट हुई थी, जब रशिया में ज्यूस के अगेंस्ट पोग्राम चालू हो गए। और मैंने आपको ये भी बताया था कैसे कैसे धीरे धीरे सेटलर्स आके बसने लग गए। कुछ वेल्दी सेटलर्स भी थे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये जो यूशोव वाले थे, जो पुराने लोग थे, जो चाहते थे कि हम मरे तो अपने होली लैंड में मरे, वो थे ये लोग जो फर्स्ट आलिया में आए। सेकेंड आलिया जो होती है वो होती है 1904 से लेके 1914 तक। 1904 से 1914 तक ये होती है आपकी सेकेंड आलिया। जो सेकेंड आलिया थी उसमें जो लोग आए बाहर से, इसराइल मतलब पैलेस्टीन के अंडर, अभी तक इसराइल स्टेट बना नहीं है, 1948 में इसराइल स्टेट बनेगा। अभी केवल पूरा ये जो मिडिल ईस्ट एरिया है, आप ये समझिए कि 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होने से पहले ये पूरा जो एरिया है मिडिल ईस्ट का, ये लगभग ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, ठीक है। केवल आप इजिप्ट को छोड़ सकते हैं। मैं आपको इसराइल के साथ जितनी भी सारी कंट्रीज है उसके साथ लगी हुई, लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सब की हिस्ट्री बताऊंगा। अब आराम से चलेंगे क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, और जब तक आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा था। अभी हम इसराइल पे हैं, इसलिए मैं आपको उसके साथ जितने भी अरब कंट्रीज लगे हुए हैं उनकी भी हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में केवल इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अरब नेशनलिज्म का भी इशू था। फिर जो कोल्ड वॉर के दौरान चीजें हुई, आप स्विस क्राइसिस बोल लीजिए, या बाद में इजिप्ट ने चेकोस्लोवाकिया से कैसे वेपन्स ली, वो मैं भी आऊंगा उस पर। तो
बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है मिडिल ईस्ट में, कि इजराइल पैलेस्टीन एक उनमें से एक इशू है। तो सेकंड आलिया में जो लोग आए, तो देखिए ज्यूज दो टाइप की लैंग्वेज बोलते थे। एक होती थी यिदिश और एक थी हिब्रू। जो यिदिश लैंग्वेज थी वो कॉमन पार्लेंस की लैंग्वेज थी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उसमें जो बात कर रहे हैं वो। हिब्रू जो लैंग्वेज थी वो केवल रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड थी। तो जो सेकंड आलिया आई, सेकंड वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ, दैट कंसंट्रेटेड मोर ऑन हिब्रू लैंग्वेज एंड कल्चर एंड रिजेक्टेड यिदिश। Zionist economic development along with this change was dependent on agriculture. जो भी जूस आ रहे थे वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। अब देखो आप कि रामगंज बाजार में बहुत बड़ा एरिया है, उसमें जूस आते जा रहे हैं, सेटल होते जा रहे हैं जेरूसलम के आसपास। अभी तक आप देखेंगे 1914 तक जेरूसलम के आसपास ही हो रहा है। तेल अवीव जो सेटलमेंट बनेगा वो 1920s के आसपास बनेगा, नया सिटी एक, बेगानिया और तेल अवीव। अब लैंड भी लिमिटेड है आपका पैलेस्टीन में, ठीक है, फार्मिंग का लैंड भी लिमिटेड है, और 2000 सालों से अरब वहां एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां के लेबरर्स अरब्स हैं। अब ज्यूज क्या करते हैं आके, ज्यूज अपने फार्म से एक्सपेल करना चालू कर देते हैं अरब्स को, जबकि अरब्स सस्ते में लेबरर्स मिल जाते थे, तब भी इनको एक्सपेल किया गया। ये एक और रीजन था ज्यूज और पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट का। तो इस आलिया के दौरान जब ये लोग आए तो जेरूसलम में ये लोग सेटल होते गए, और दूसरा सेंटर इन्होंने क्या बनाया, तेल अवीव। तेल अवीव ये सेंटर बना नए जूइश सेटलमेंट्स का, क्योंकि जेरूसलम बहुत ही ज्यादा डेंस हो गया था। उसकी भी एक एक जगह की इकोनॉमिक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कितने लोगों को सस्टेन कर सकता है। तो फिर ये नीड बनी कि जेरूसलम में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हो गए हैं, अब कोई और हमारा सेंटर बनाया जाए, तो तेल अवीव एक सेंटर बनाया गया। अच्छा, ये एक तेल अवीव आपको पता होना चाहिए कहाँ है, बिल्कुल इसराइल की जो मेडिटेरेनियन को लगता है बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, तेल अवीव वहां है, और उसके पास ही एक और जगह है जाफा करके। ये देखिए आपकी यहाँ तेल अवीव कहीं होगा इस जगह, और इससे जस्ट ऊपर है जाफा। तो तेल अवीव जाफा का एक सबब था। इन्होंने ज्यूस ने आके क्या किया कि एक टाइप का कम्युनिज्म एग्रीकल्चर में अपनाया, मतलब कलेक्टिव फार्मिंग। इनकी कलेक्टिव फार्मिंग को क्या बोला जाता था, कि बुद्स। अब देखो, अब आप एक ऐसी जगह आए हो जो 2000 साल पहले आपकी जगह हुआ करती थी, लेकिन आपका कोई वहां आपको कोई भी सपोर्ट नहीं है वहां। तो सपोर्ट किसी चीज का नहीं है तो अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट लेंगे। तो क्योंकि लोग बहुत आ गए हैं आपके पास, जो फार्मिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए चीजें हैं वो कम है, तो इसलिए इन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाए किबुट्स का। और जो इंडिपेंडेंट फार्मिंग होती थी,
इजराइल में उसको बोलते थे मोशाव। तो मोशाव से कन्वर्शन हुआ किबुत्ज में, कलेक्टिव फार्मिंग। अब क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग है, इतने सारे एंड्स हैं, तो हमें लेबरर्स की जरूरत ही नहीं है। तो अरब जितने भी लेबरर्स थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और जैसा मैंने बताया था, ये अरब से ही लैंड खरीदते गए ज्यूज। तो अगर आप मतलब प्रॉपर देखा जाएगा पेपर वर्क, तो इनके पास सबके कब्जे हैं, सबके रजिस्ट्रीज, मतलब जो हमारे यहाँ लैंड की होती हैं सबके पेपर्स हैं इनके पास। तो ऐसा नहीं बोल सकते अरब की इलीगल सेटलमेंट है, क्योंकि खरीदे हैं बकायदा। तो मोशाब वो जगह थी, मतलब वो प्रैक्टिस थी जहाँ इंडिपेंडेंट लोग फार्मिंग करते थे ज्यूज में, और इन्होंने आके कन्वर्ट कर दिया इसको किबुत्ज में। ये मैंने आपको बताई दिया कि प्लांटेशन, जो प्राइवेट प्लांटेशन ओनर्स थे वो चीपर और मोर एक्सपीरियंस अरब लेबर्स को निकालते गए। और ये कारण रहा एक इनके बीच में डिस्प्यूट का, क्योंकि मेन अर्निंग ही यही है। मतलब सब अमीर थोड़ी होते हैं, जो प्लांटर्स हैं, प्लांटेशन लेबरर्स हैं, वो सारे गरीब लोग हैं। और जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, जब भी कोई अपराइजिंग होती है, तो उसमें मासेस का होना जरूरी है। और मासेस कहाँ से आएंगे? जो डाउन ट्रॉडन है, जो तकलीफ में है, जो हायर क्लास, हायर एशेलॉन्स में है, वो क्यों रेवोल्यूशन में पार्ट लेगा? वो पार्ट केवल लीडरशिप रोल के लिए, या जो ऊपर के रेवोल्यूशनरीज होते हैं वही होते हैं जो ऊपरी क्लास के होते हैं। जो एक्ट करते हैं वो हमेशा नीचे वाले ही रहेंगे, जो अपनी जान गंवाते हैं रेवोल्यूशन में। उसके बाद क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जेरूसलम में ज्यादातर कंसंट्रेटेड हैं ज्यूज जो बाहर से आए हुए हैं, और तेल अवीव भी एक सेंटर डेवलप हो रहा है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, ये मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब मैं अगर मौका मिला, जब मैं पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स थे। एक तरफ जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, और एक तरफ ब्रिटिश, फ्रांस और रशिया। अमेरिका बाद में कूदा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ, तो इन दोनों को लगता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेरा कैमरा क्यों ऑफ है? ऑन है यार कैमरा तो मेरा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, तो अलाइड कंट्रीज को लगता था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वॉर एक ट्रेंच वॉर में कन्वर्ट हो गया। टेलमेट्स हो गई। जर्मनी को वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस ब्रिटिश ने रोक लिया, ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया ने रोक लिया। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको एक कहानी बता रहा हूँ। अब जब आप ये सोच रहे हो कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वॉर बहुत लंबा टाइम ले रहा है, तो ब्रिटिश जो अलाइड कंट्रीज थे उन्होंने ये सोचा, मतलब ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया ने, कि भाई जो ये एक्सिस पावर्स का, जो जर्मनी के साथ जितनी भी पावर्स हैं, उनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? उनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन सी थी? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो कि पूरे आपके मिडिल ईस्ट को रूल कर रहा था, सिवाय इजिप्ट के। तो मैं उसको आपको इजिप्ट की कहानी बताऊंगा, सिवाय इजिप्ट के, जो कि एक तरीके से वैसल स्टेट हो गया था ऑटोमन एम्पायर का। और जब 1882 में ब्रिटिश ने इन्वेड किया उसको, तो वो भी खत्म हो गया, जो ऑटोमन एम्पायर का उस पर राज था। और फिर फाइनली 1922 में इंडिपेंडेंस मिली इजिप्ट को। कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1936 में बोलेंगे, लेकिन
ब्रिटिश फोर्सेस इजिप्ट में 1957 तक रही। और गई क्यों? वो गई सुएज क्राइसिस जब हुआ, वो मैं आपको अभी जब इसराइल में आगे बढ़ेंगे अपन, तो वो अरब इजराइल वॉर का सेकंड अरब इजराइल वॉर है। 1956 का सुएज क्राइसिस बोल लो या उसको सेकंड अरब इजरायली वॉर बोल लो, वो एक ही बात है। और उस वॉर के बाद जब इजिप्ट उसमें कहीं ना कहीं विजयी हुआ, विजयी मतलब इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, तब जाके ब्रिटिश फोर्सेस 1957 में इजिप्ट से हटी है। इंडिपेंडेंट 1922 में हो गया। सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑटोमन एम्पायर से हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर से हुआ, फिर वहां एक किंग फाउद करके आए। मैं आपको इजिप्ट की थोड़ी सी कहानी बता दूं। थोड़ा सा अस्ट्रे हो रहा हूं मैं, वो बात ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 1804 में, आप यहाँ से मान के चलिए इजिप्ट में, यहाँ से एक तरीके से इजिप्ट की मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो चालू होती है। वैसे लोग बोलते हैं कि 1516 में जब ऑटोमन एम्पायर आई तब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उतना समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ऑटोमन एम्पायर में आपको पूरा बताना पड़ेगा, जो आपको जरूरत है नहीं। अभी जितनी जरूरत है ऑटोमन एम्पायर की वो मैं आपको बता दूं। तो आप ये समझिए कि ऑटोमन एम्पायर का रूल चल रहा है 1516 से लगभग इजिप्ट में। उसके बाद 1804 में मोहम्मद अली करके इजिप्ट में एक रूलर आते हैं, जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं ऑटोमन एम्पायर से। ठीक है, लेकिन तब भी उनके एक तरीके से वेसल स्टेट रहते हैं। 1882 में जाके इनकी मोहम्मद अली डायनेस्टी चल रही है, के बाद 1882 में जाके ब्रिटिश इन्वेड करता है फ्रांस के साथ और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले लेता है इजिप्ट को 1882 में। ठीक है, आपको हर कंट्री के आसपास की ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए, डिटेल हिस्ट्री की जरूरत है नहीं। वैसे भी क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इजराइल पैलेस्टीन पूछेगा, वो हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। लेकिन तब भी इजिप्ट की भी आपको एक मोटा मोटी हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्या हुआ। तो 1804 में मोहम्मद अली आए इजिप्ट में, उनकी डायनेस्टी चल रही थी। 1882 में ब्रिटिश ने इन्वेड किया फ्रांस के साथ मिलके और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आए। अब आप देखो, जो मैंने आपको बताया था कि अलाइड कंट्रीज ये ढूंढ रही थी कि सबसे कमजोर कड़ी कौन है, कहा जर्मनी के जो सपोर्ट में कंट्रीज है उसमें उनको मिला ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का वेसल स्टेट हुआ इजिप्ट, जो कि 1882 से ब्रिटिश के अंडर था। अब 1914 का जब वॉर चलता है, वर्ल्ड वॉर होता है स्टार्ट, तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए कि अगर वॉर जीतना है तो जो कंट्रीज हैं, जो इजिप्ट है उसका सपोर्ट हमें चाहिए, तो इनको भी कुछ रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे। तभी यहाँ की जो फोर्सेस हैं, तभी यहाँ के जो लोग हैं वो हमें वॉर एफर्ट में सपोर्ट करेंगे। दे विल सपोर्ट अस इन वॉर एफर्ट ओनली इफ वी गिव देम सम कंसेशंस। आपस में बातचीत होती है, ब्रिटिशर्स ये इनको वादा करते हैं यहाँ के किंग को कि भाई हम तुम्हें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिपेंडेंस दे देंगे। कहीं ना कहीं हिंट करते हैं, इजिप्ट सपोर्ट करता है वॉर एफर्ट में। और 1922 में इनको इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। पहला अरब कंट्री है इंडिपेंडेंट होने वाला ब्रिटिश से।
फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर। अच्छा, इसी के साथ क्या हो रहा था, आप ये देखो कि यहाँ अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इजिप्ट ब्रिटिशर्स के पास है, ओटोमन एम्पायर को ये बहुत कमजोर कड़ी मान रहे हैं। 1922 में इंडिपेंडेंस कब मिली, जब ब्रिटिश वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गया। ठीक है, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए कि भाई जर्मनी को अगर रोकना है तो एक तो हमने कमजोर कड़ी मिल गई ओटोमन, लेकिन जर्मनी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बड़ी पावर है। अब जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ रहा है और ईस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ रहा है, तो ब्रिटिशर्स को ये चाहिए था कि भाई रशिया अपनी लड़ाई चालू रखे ईस्टर्न फ्रंट से, क्योंकि अगर ईस्टर्न फ्रंट में एंगेज रहेगा तो आपकी मिलिट्री डिवाइडेड रहती है, दोनों फ्रंट पे आपकी एयरफोर्स डिवाइडेड रहती है, आपका कंसंट्रेशन डिवाइडेड रहता है। तो ये बहुत जरूरी था कि दोनों साइड से जर्मनी को एंगेज रखा जाए। तो जब जर्मनी को एंगेज रखने की बात आई, इसी बीच क्या होता है कि 1917 में रेवोल्यूशन हो जाता है रशिया में। जो आप फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ते हो, रशिया पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कनेक्ट होके पता होनी चाहिए हिस्ट्री में हो क्या रहा था। वहां रेवोल्यूशन हो जाता है रशिया में। अब रशिया में रेवोल्यूशन होता है तो जो कम्युनिस्ट हैं वहां उस बोल्शेविक पार्टी में बहुत सारे अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज भी थे कम्युनिस्ट के साथ, जो उनका सपोर्ट कर रहे थे रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशनरी ने आते ही जैसे रेवोल्यूशन हुआ, रशिया को वॉर से वापस मतलब पीछे खींच लिया, और उसमें कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज भी इन्वॉल्व थे। जो ब्रिटिश में ज्यूज थे वो सपोर्ट करते थे ज्यू स्टेट का। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चार्म वाइजमैन थे। आपको एक तो मतलब एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बैठाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हो क्या रहा था मैं। अब ब्रिटिश में आपके पास चैम वाइजमैन है जो कि एक ज्यू स्टेट बनाना चाहते हैं और ब्रिटिशर्स को ज्यूज के प्रति इंक्लाइन कर रहे हैं। रशिया में ज्यूज जो अल्टरनेशनल ज्यूज क्या है वो कर रहे हैं कि एक तरीके से ब्रिटिश का अपोजिशन हो गया, क्योंकि आपने वॉर से वापस ले लिया अपना हाथ। और जो सीक्रेट ट्रीटीज हुई थी वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश रशिया के बीच में, ब्रिटिश इटली के बीच में, वो सारी इन्होंने पब्लिसाइज कर दी, ओपन कर दी। तो ये बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ एक तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए। और ये दोनों जगह के ज्यूज, यूएस के भी ज्यूज और यूके के भी ज्यूज को ये कहीं भी बात रास नहीं आई। और कहीं ना कहीं ज्यूज ने भी प्रेशर किया यूएस को कि आप इन्वॉल्व हो वर्ल्ड वॉर वन में। यूएस भी इन्वॉल्व हुआ, रीजंस और भी थे, वो मैं आपको वर्ल्ड वॉर वन में बताऊंगा। तो जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज थे रशिया के, वो एंटी जायनिस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि ज्यू स्टेट बने। और बाकी के जो मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि ज्यूज एक कम्युनिटी बहुत कोहेसिव थी, बहुत स्ट्रांग थी, और उसमें भी बहुत सारे धड़े हैं ज्यूज में भी। अगर आप एक्सट्रीम राइट देखेंगे तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं अभी भी। अगर आप थोड़ा सा सेंट्रिस्ट के इधर राइट जाएंगे तो लिक्विड पार्टी नेतन्याहू की अभी भी है, बेतार पार्टी है जो पहले शुरुआत उसकी हज़ारों से हुई, वो मैं आपको बताऊंगा अभी इसराइल में। क्योंकि इतना इंटरलिंक्ड है तो इसलिए आप कंट्री स्किप करते जाए तो बहुत बेटर है।
तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। अगर आप एक ही कंट्री को बिल्कुल यूनिजन में पढ़ेंगे तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं आएगी। आप एक तरीके से याद करेंगे, और वो याद करा हुआ आदमी, हर आदमी भूल ही जाता है कभी ना कभी। अगर आपको नहीं भूलना है तो आपको कहानी ये समझनी पड़ेगी एक बार। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गया ब्रिटिशर्स, यूएस की मदद से। तो ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, द Jewish community in Palestine numbered 85,000, and out of them more than half were living in Jerusalem. This community survived with the arrival of money from American Jews or rich American Jews who migrated to Israel, to Palestine. इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यूज चाहते थे। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताता हूँ। इजिप्ट की बात करें तो हम इजिप्ट पे चलते हैं अभी एक बात। वो 1914 में जब ये जीत गए ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने सैन रीमो कन्वेंशन से, ये सैन रीमो कन्वेंशन थी, उससे इन्होंने जो मिडिल ईस्ट था उसको, मिडिल ईस्ट मतलब इसमें इन्वॉल्व था इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये जो एरिया था, इसको अपने एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में काट दिया। उसको इन्होंने बोला मैंडेट्स, कि अब भाई ये मैंडेट्स हम ही चलाएंगे। और इन्होंने अपने मैंडेट्स में इस एरिया को डिवाइड कर दिया, किससे? साइक्स पीको अग्रीमेंट से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गई, तो ये एरिया खाली हो गया ऑटोमन एम्पायर से। अब इसको कौन संभालेगा? सब अरब स्टेट्स के अलग अलग राजा थे। और मेन बात क्या थी ब्रिटिश और फ्रांस के यहाँ रहने की, क्योंकि तब तक नॉर्दर्न ऑयल जो है यूके के ऊपर वाला, वो एक्सप्लोर नहीं हुआ था। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑयल जो आता था वो मिडिल ईस्ट से जाता था इन डेवलप्ड कंट्रीज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी ये। उसके बाद ये जगह ऐसी थी जो क्रॉस रोड्स पे लाई करती थी आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक डिवाइड था ये। इसके आप अगर राइट में देखेंगे तो सारा कम्युनिज्म वाला रशिया चाइना, और इधर देखेंगे तो डेमोक्रेसी, और स्विस कैनाल भी था। तो ये दो तीन चीजें थी जो मिडिल ईस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट करती थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन में इनको मैंडेट्स में बांट दिया गया। साइक्स पीको, साइक्स जो थे वो ब्रिटिश थे, पीको जो थे वो फ्रेंच ब्यूरोक्रेट थे। उन दोनों ने लाइन से डिवाइड कर दिया। तो इसमें इराक, पैलेस्टीन, ये सब मिला ब्रिटिशर्स को। लेबनान, सीरिया मिला फ्रांस। एक आप मोटा मोटी जान लीजिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताऊंगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस साइक्स पीको अग्रीमेंट से या मैंडेट्स के उससे जो पैलेस्टीन है वो ब्रिटिश के पास आए। ठीक है, यहां से लड़ाई चालू होती है एक्चुअली, कि पैलेस्टीन जब ब्रिटिश के पास आया, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? डिवाइड एंड रूल। हमेशा डिवाइड एंड रूल किया। कहा किया? इंडिया में भी किया, यहां भी किया। जहां रहे वो उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। क्या किया कि दोनों पैलेस्टीन मतलब अरब्स और ज्यूज, इन दोनों को प्रोमिस किए कि हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। इजराइल को, ज्यूज को बहुत सीधे टर्म्स में बोल दिया बाल्फोर डिक्लेरेशन से, जो 1917 में आया, कि भाई एक ज्यूइश इसका। और बाल्फोर डिक्लेरेशन का जो मेन
जो जिम्मेदारी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है बाल्फोर डिक्लेरेशन की पीछे, वो है जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, जॉर्ज लॉयड तब, उन्होंने, जॉर्ज लॉयड ने आर्थर बाल्फोर से बोला कि भाई एक डिक्लेरेशन निकालना पड़ेगा हमें कि भाई हम ज्यूइश स्टेट बनाएंगे पैलेस्टीन में, लेकिन जो नॉन ज्यूज हैं उनके रिलीजियस या पॉलिटिकल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसमें भी इन्होंने अरब्स नहीं बोला, नॉन ज्यूज बोला, और इधर बोला कि ज्यूज एक जूइश होमलैंड होना चाहिए उनका, आर्थर बाल्फोर डिक्लेरेशन में। ये 1917 में हुआ, सेटिएट करने को ज्यूज को कि वो भाई सपोर्ट करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब ये आर्थर बाल्फोर डिक्लेरेशन आ गया। जब आर्थर बाल्फोर डिक्लेरेशन आया तो अरब तो बिल्कुल नाराज हो गए कि भाई हम तो 1 इंच लैंड नहीं देंगे ज्यूज को, हम 2000 साल से रह रहे हैं, तुम आके हमारे यहाँ मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में आके रह रहे हो, और अब तुम अपना ही देश बनाना चाहते हो उसमें। अगर आपके साथ ये प्रैक्टिकली हो तो आपको सही लगता है, गलत लगता है, वो आपका ओपिनियन है, और ये बहुत डिबेटेबल है कि कौन सही कौन गलत। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि भाई मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में आके कुछ लोग रहने लग गए जो कि बोलते थे कि 2000 साल पहले हम, हमारा यहाँ रिलीजियस श्राइन है, और आते गए और अब अपना ही घर बना लिया और हमें भगा दिया वहां से। जो भगाना है वो, जब वॉर होंगे अरब इजरायली वॉर, जब मैं आपको बताऊंगा तब वो पता चलेगा कि आपको कि ये नकबा कैसे हुआ। नकबा मतलब बाहर पैलेस्टीनियंस का भागना, ठीक है। अब क्या ये ऐसे पैलेस्टीन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब साथ में चल रहा है आपका इजिप्ट। इजिप्ट मैंडेट में आ गया पैलेस्टीन ब्रिटिशर्स की, और साइड बाय साइड इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिल गई। इजिप्ट को इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे पहले आए इनका किंग फाउद। और एक बात आप ये नेचर ही समझिए हर इंपीरियलिस्टिक कंट्री का, कि जब वो इंडिपेंडेंस देगा तो ऐसे आदमी को बैठाना चाहेगा जो उसके प्रो हो। तो किंग फाउद ये प्रो थे ब्रिटिशर्स के, फ्रांस, इनको बैठाया गया 1922 में। इनकी डेथ हो जाती है 1936 में। तब आते हैं किंग फारूक। 1936 में किंग फारूक आते हैं, और उनके ही अंडर आर्मी होती है, ये चलता रहता है, और जगह इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे हैं। इजिप्ट अपना इंडिपेंडेंट होके बैठा हुआ है। 1952 में क्या होता है कि अरब नेशनलिज्म अपने पीक पे होता है, क्योंकि सब अरब कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई होती है। मैं आपको सब कंट्रीज का बताऊंगा कौन कौन सी कब इंडिपेंडेंट हुई। जैसे 1945 में आपकी सीरिया, लेबनान, 1922 में आपकी इजिप्ट, 1936 में आपका इराक। ये ऐसे ऐसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती गई अरब्स की। तो 1952 में अरब नेशनलिज्म बहुत पीक पे होता है, पैन अरबिज्म। तो 1952 में एक फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट होता है वहां, जिसमें कि जिसके की हेड होते हैं मोहम्मद नजीब और मोहम्मद नजीब और दूसरे अब्दुल नासिर। फाइनली
किंग को डिथ्रोन कर दिया जाता है, किंग फारूक को मार दिया जाता है, पूरी फैमिली को। नासिर आ जाते हैं और नासिर अपने आप को अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता मानने लगते हैं, और सब मानते भी है वहां अरब में, जैसे इन्होंने किंग को हटाया वहां। और जो डेवलपमेंट हुआ, जो रिफॉर्म्स आए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, न सिर्फ डेवलपमेंट की राह पे चलते रहे, बहुत पॉपुलर हुए। सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ ये 1956 की क्राइसिस से, जब इन्होंने इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस को की आर्मी को आड़े हाथों लिया। अब वो हुआ क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। इजिप्ट में एक डैम बन रहा था नाइल रिवर पे, आसवान डैम, है ना, अरे आपने नाम सुना होगा आसवान डैम का। उसकी जब फंडिंग इन्होंने मना कर दी, यूएस और आईएमएफ ने जो फंड देना बंद कर दिया, तो इन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। अब्दुल नासिर ने बोला कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है आसवान डैम बनाने का, और जो ये सुएज कैनाल है इसके 50% शेयर आपके इंग्लैंड और फ्रांस के पास हैं, तो मेरे पास रेवेन्यू नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को नेशनलाइज करना ही पड़ेगा। जैसे ही नेशनलाइज किया, ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी बस वो बता रहा हूँ एक ब्रीफ में। जैसे ही इन्होंने नेशनलाइज किया, इन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल ने अटैक कर दिया सुएज कैनाल पे, सुएज कैनाल को घेर लिया बिल्कुल। और ये बात नासिर को गवारा नहीं हुई, नासिर भी लड़े। फाइनली यूएस को इंटरवीन करना पड़ा इस सुएज क्राइसिस में, और ब्रिटिश और फ्रांस को और इसराइल को अपनी ट्रूप्स वापस लेनी पड़ी। ठीक है, इसराइल क्यों घुसा इसमें, क्योंकि इसराइल के शिप्स की एंट्री नासिर ने मना कर दी थी, नहीं तो इसराइल नहीं घुसता। मैं आपको, वो एक स्टोरी चल रही है 1948 में, जब जब पहली बार इसराइल स्टेट बना, तो इसराइल ने तो एकदम से घोषणा कर दी। यूएन ने जैसे ही इनको पार्टीशन प्लान दिया, अब जैसे अब आप एक वो देखते हैं ना सीरीज, कि कभी कहीं कुछ सीन आ जाता है, कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं 6 years लेटर, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे आपको एक स्टोरी कनेक्ट हो। मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा तो पीछे का भूल जाओगे। तो 1948 में जब इसराइल ने अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया, की घोषणा की, तो पैलेस्टीन जो एक जगह है, उनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल फॉर्मेशन या मतलब बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या नेता नहीं था कोई भी उनके पास। तो अरब कंट्रीज जो थी आजू बाजू की, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, इन सब ने अपने आप को पैलेस्टीन को सपोर्ट दिया, और इन लोगों ने इन्वेड कर दिया। ये लोग यूएन की जो इंटरवेंशन था, यूएन की जो आर्मिस्टिस थी, सीज फायर था, उसके कारण ये बचे, तो इसराइल इनको बहुत बुरी तरह हरा था उसमें, और हरा भी दिया था। वो मैं आपको जब इसराइल आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि ये नासिर वाला 1956 का क्राइसिस हुआ क्यों। ये सेकंड अरब इसराइल वॉर बोला जाता है। तो 1948 में इसराइल ने इन सारी अरब कंट्रीज को हरा दिया। ये एक अरब पब्लिक के लिए, अरब नेशनलिज्म के लिए धक्का था। और ये लोग स्विस में बैठे हुए हैं बाहर के, मतलब क्योंकि सारे अरब नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म मतलब एंटी इंपीरियलिज्म है, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, तो सारे अरब चाहते थे कि ब्रिटिश राज यहां से निकले। तो ये एक और कारण था अब्दुल नासिर का नेशनलाइज करने का, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का, कि भाई देखो अभी 1948 में अरब कंट्रीज एक वॉर आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं नहीं था, अब मैं आ गया हूं, तो मैं इनकी नहीं चलने दूंगा अब। तो 1946 का ये क्राइसिस में अब्दुल नासिर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, 1958 में
1958 में इसराइल और इजिप्ट और सीरिया मिलके एक रिपब्लिक बना देते हैं, जिसके की प्रेसिडेंट बन जाते हैं नासिर। मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी की एक कंट्री में की ही एक कोई एक अपने अंडर सब्ज्यूम कर लिया रिपब्लिक के अंडर सीरिया को, और इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं नासिर। लेकिन ये 1961 तक ही चलती है ये रिपब्लिक, जब सीरिया में कू डिटेक्ट हो जाता है आर्मी के द्वारा, और ये रिपब्लिक को आर्मी खत्म कर देती कि नहीं भाई, हम इजिप्ट के साथ नहीं है। ये ये मैं आपको पॉपुलैरिटी की बात बता रहा हूं। अब आप देखिए कि डेवलपमेंट हो रहा है। 1961 का समय है, वियतनाम में इशू चल रहा है, ठीक है, उधर यूएस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 62 में। तो ये कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा है आपका, ठीक है। तो यूएसएसआर और यूएस ये कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कैसे किसी कंट्री में हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश हो। वहीं यूएस से त्रस्त होके नासिर जो है वो यूएसएसआर का मतलब साथ लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया से ये लोग डिफेंस डील करते हैं। तो ये भी एरिया एक कोल्ड वॉर में प्रोमिनेंट था। अब क्या होता है कि 1967 का जब वॉर होता है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इजिप्ट पढ़ना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1967 के वॉर में इसको बोला जाता है 6 डे वॉर। और इसमें हुआ क्या था कि ये लोग इजिप्ट वाले और सीरिया वाले सिनाई पेनिनसुला जो ये है, ये वाला एरिया ये अभी इजिप्ट के पास ही है। इस एरिया में यहाँ बहुत ज्यादा इन्होंने अपना डिफेंस बढ़ा दिया। इसराइल को लगा कि भाई ये वापस से 1948 की तरह ही हम पे हमला करने वाले हैं सारे अरब कंट्रीज। इधर इसराइल, जॉर्डन ने भी बढ़ा दिया, इसराइल ने भी बढ़ा दिया ऊपर। तो इसराइल ने सोचा भाई कि तुम पहले हमला करोगे हम पे, उससे पहले हम तुम पे हमला कर दें। इसराइल ने 95% ऑफ इजिप्शियन एयरपोर्ट खत्म कर दी। मतलब आप ये सोचिए कि रनवे पे खड़े खड़े प्लेन्स जो कि उड़ने वाले हैं, या उनको जो कमांड मिलने वाला है इजिप्ट के जो भी एयरफोर्स है, उसको पूरा आईडीएफ ने अपनी जो एयरफोर्स है, इजरायली एयरफोर्स, उसने पूरा इनका खात्मा कर दिया एयरफोर्स का, और इन्होंने अपनी हार मान ली। इस हार के बाद जो नासिर की पॉपुलैरिटी है, इस हार के बाद जो नासिर की पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम हो गई। नासिर ने एम्बेरस होके इस्तीफा दे दिया अपनी उससे। लेकिन अरब पब्लिक बहुत प्यार करती थी नासिर को, इसलिए वो वापस से रीइंस्टेट हुए। लेकिन 1970 में उनकी डेथ हो गई। नासिर की हार्ट अटैक से यहाँ आपकी डेथ हो जाती है। वो झेल नहीं पाए वो सदमा कि मैं भाई अपने आप को इतना बड़ा अरब लीडर बताता हूँ, इतना छोटा सा कंट्री इसराइल, हम 3 4 5 कंट्रीज को हरा के चला गया। इसके बाद आते हैं अनवर सादत, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे नासिर के टाइम पे। अनवर सादत, इन्होंने जो नासिराइट्स पॉलिसीज थी उनको नेशनलाइज करने वाली, उन पे लगाम लगाई, और इन्होंने प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया। इनका एक और जो मेन चीज है अनवर सादत का, वो बोला जाता है कि इन्होंने एक करेक्टिव मूवमेंट चलाया। तो नाम ही करेक्टिव मूवमेंट है। करेक्टिव मूवमेंट, जो भी नासिराइट्स पॉलिसीज में फ्लॉज थे या जो प्रो नासिराइट्स लोग थे, उनको मार देना और उनकी पॉलिसीज को अलग कर देना। इनके टाइम पे 1973 का वॉर हुआ। ये 1973 का वॉर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही 1973 का वॉर स्टार्ट हुआ,
इसको बोलते, इसको मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इजिप्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि इजिप्ट में क्या हो रहा था उस समय। इसको बोलते हैं यौम किपुर वॉर। यौम किपुर वॉर, ये एक इजराइलीज का यौम किपुर एक फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और उस दिन पूरा इसराइल फेस्टिविटीज में था और इन्होंने सरप्राइज अटैक किया। उस टाइम पे इसराइल की प्रेसिडेंट जो थी वो थी गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर। जब ये लड़ाई चालू हुई तो यूएस ने इजिप्ट पे सैंक्शंस लगाना चालू कर दिए। जब ये देखा गया, अरब कंट्रीज ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब एक छोटी सी कंट्री मतलब इतनी सारी अरब कंट्रीज को हरा रही है, तो इससे मिलिट्रीली पार पाना तो पॉसिबल नहीं है, इस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएं। तो बदले में क्या किया कि जो आईओसी है, जो इस्लामिक ऑयल कॉन्फ्रेंस बोल लीजिए, या जो इस्लामिक स्टेट्स का वो है जो कि कंट्रोल करता है ऑयल प्राइसेस, उसने ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करना चालू कर दिया और बैन लगा दिया यूएस पे ऑयल के लिए। इसको बोला जाता है 1973-74 ऑयल क्राइसिस। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन ये कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या हो रहा था उस समय पूरी वर्ल्ड में। 1973-74 में इन्होंने वो लगा दिया। अब आप एक चीज और देखो कि 73-74 के पीरियड में क्या हो रहा था। 73-74 के पीरियड में गवर्नमेंट थी यूएस में रिचर्ड निक्सन की, ठीक है। रिचर्ड निक्सन खुद परेशान थे, अपने एक स्कैंडल हो गया था उनके यहाँ, वाटरगेट स्कैंडल 73-74 में, जिसमें कि उन पे बहुत सारे करप्शन के चार्जेस और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो व्हाइट हाउस में थी वो बाहर रिवील हो गई। तो वह वाटरगेट क्राइसिस वाटरगेट स्कैंडल चल रहा था 74 में। रिचर्ड निक्सन ने रेजिग्नेशन दे दिया। तो यूएस भी बहुत ज्यादा मतलब इस समय स्टेबल नहीं था। तो जब स्टेबल नहीं है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप सोचते हो कि भाई अब ऑयल का भी बैन लगा दिया गया है, तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का रिजॉल्व क्या है, इस चीज पे पार कैसा पाया जाए। तो यूएस कोशिश करता है कि भाई अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल और मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं उनमें कुछ समझौता हो, कि ये पीस बने इस रीजन में। जितनी मतलब हॉस्टाइल कंडीशंस होंगी, द मोर हॉस्टाइल कंडीशंस द मोर इट्स टफर फॉर यूएस टू इंपोर्ट द ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट, या और ट्रेड रूट्स हैम्पर होते हैं। तो यूएस ने क्या कोशिश करी, ये कोशिश कब हुई चालू, देखो आपको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कनेक्ट करके पढ़िए चीजें। 70 से 74 है, आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था उस टाइम पे, है ना। और वो पढ़ के ही आएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको पहले दिन से पता होना चाहिए। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना पॉज लेंगे पढ़ते वक्त, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि चीजें लिखी रहती हैं लेकिन हम उसको कंप्लीट इंटरप्रिटेशन नहीं करते चीजों का जब पढ़ा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 74 में जब रिचर्ड निक्सन गए तो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे गेराल्ड फोर्ड, ठीक है। जब मैं यूएस पढ़ाऊंगा या उसमें आ जाएगा, जब सारी यूएस प्रेसिडेंट्स की आपको मैं तरीके बताऊंगा काम करने के, या क्या उनकी आइडियोलॉजीज थी। गेराल्ड फोर्ड है, 1 साल ही रहे यूएस प्रेसिडेंट। और उसके बाद गेराल्ड फोर्ड बहुत ज्यादा मतलब पीस लविंग आदमी थे। और उसके बाद जो दूसरे आए डेमोक्रेट, देखो
आपको मैं अब एक बेसिक चीज बता दूं कि यूएस में जो दो बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन मेजर पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, ग्रीन पार्टी भी है और भी। तो रिपब्लिकन्स क्या है, हॉकिश है। हॉकिश मतलब प्रो वॉर। आप देखेंगे कि जितने वॉर्स हुए हैं जिसमें यूएस इन्वॉल्व रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, तो वो मेजरली रिपब्लिकन्स थे। जो इराक में वॉर हुआ उस टाइम भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ठीक है। अफगानिस्तान के वॉर के वजह भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। जब कुवैत का वॉर हुआ तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर थे जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, या जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर बोल लीजिए आप। तो एक जनरल टेंडेंसी है कि रिपब्लिकन्स हॉकिश होते हैं। हॉकिश मतलब हॉक कि मतलब आपको मारना है या वॉर से या लड़के चीजें जीतनी है। 1973-74 के बाद जब गेराल्ड फोर्ड गए उसके बाद यूएस में चेंज हुई सरकार। वो सरकार आई डेमोक्रेट्स की, जिमी कार्टर की, है ना। जिमी कार्टर आपने नाम सुना होगा। जिमी कार्टर ने बहुत कोशिश की कि भाई कंट्रीज में आपस में पैक्ट्स हो जाएं। तो 1979 में जिमी कार्टर की मदद से अनवर सादत और जो इजरायली प्रेसिडेंट थे बेगिन, उनके बीच में एक कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए 1978 से चालू हुए थे, लेकिन आप 1979 ही बोलते हैं कायदे से। 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स। अच्छा, इस टाइम पे आप एक और चीज मैं बताऊं आपको कि 1967 का जब योम किपुर वॉर हारे ये लोग इजिप्ट वाले, तो जो पैलेस्टीन में जो जनता थी, पैलेस्टीन के जो अरब्स थे, उनके यहाँ भी छोटी छोटी पार्टीज थी, है ना। मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें जूज जूज वाले उसमें सेक्शन में एक अरब हायर कमिटी करके थी, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये बहुत छोटी छोटी पार्टीज ऐसी थी। तो इन पार्टीज ने मिलके एक एएफएलपी भी हुआ करती थी, जिसके के जो हेड थे वो कौन थे, हुसैनी करके, शरीफ हुसैनी। वो हेड प्रीस्ट हुआ करते थे अरब्स के। तो ये सब पार्टीज मिलके सोची भाई कि 48 के वॉर में भी हार गए क्योंकि हमारी पैलेस्टीनियंस की खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। 56 में भी लगभग हार ही गए, 67 में भी हार गए। तो 1964 में पैलेस्टीन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटी छोटी पार्टीज थे वो मिलकर एक पीएलओ बन गई, जिसके मेन हेड हुए यासिर अरफात। इस पीएलओ की भी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा कि ये 1964 से इन्होंने आर्म स्ट्रगल चालू करी, पैलेस्टीन वालों ने, ये पीएलओ वालों ने। और जब इसराइल ने हराया इनको तो ये लोग जॉर्डन भाग गए। फिर जॉर्डन ने जब इनको फंसाया तब ये लेबनान भाग गए। लेबनान में इन्होंने क्या किया ये सब आएगा। अभी इजिप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसको होल्ड देते हैं। कैंप डेविड अकॉर्ड हुए, इजिप्ट पहली कंट्री बनी अरब वर्ल्ड में इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाली, फर्स्ट अरब कंट्री। एक चीज और मैं आपको बताऊं, 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अरब लीग करके। अरब लीग, जिसमें कि 1980s में लगभग 20 मेंबर हो गए थे। शुरुआत में 5 मेंबर स्टार्ट हुई। जैसे ही इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज करा इसराइल को कैंप डेविड अकॉर्ड्स में, इजिप्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया अरब लीग से कि भाई तुम पहले वो जिसने हमारे साथ धोखा किया है, हम सब अरब्स के साथ। और इजिप्ट को अरब लीग से निकाल दिया गया। बहुत रिसेंटमेंट हुआ इस चीज का। इस चक्कर में 1981 में अनवर सादत का असेसिनेशन भी हो गया। अनवर सादत का असेसिनेशन हो गया। अनवर सादत के असेसिनेशन की बात कौन आएगा,
होस्नी मुबारक, सबसे लंबे सर्विंग प्रेसिडेंट। होस्नी मुबारक आए, होस्नी मुबारक ने डेवलपमेंट में बहुत योगदान किया इजिप्ट के। इजिप्ट बहुत डेवलप हुआ इस पीरियड में, लगभग 2011 तक होस्नी मुबारक रहे। होस्नी मुबारक के 2011 में जो अरब अपराइजिंग्स हुई, जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई, उसका इम्पैक्ट इजिप्ट में भी हुआ। करप्शन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे पूरी पब्लिक बाहर आ गई। और उसके बाद होस्नी मुबारक को भागना पड़ा कायरो से। शर्म अल शेख, शर्म अल शेख एक सिटी है रेड सी पे। यहाँ ये देखो, ये शर्म अल शेख, ये रेड सी पे सिटी है, ये यहाँ भाग गए। उसके बाद यहाँ मिलिट्री ने अपने हाथों में ले लिया और फिर एक इलेक्शंस करवाए गए, जहाँ की मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंड थी इजिप्ट में, और ये ऑर्गेनाइजेशन 1922 में बनी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए इस अपराइजिंग का ये लोग पावर में आ गए, और इनका एक पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद मोरसी प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद मोरसी के अगेंस्ट भी बहुत रिसेंटमेंट हुआ, आर्मी इनके अगेंस्ट हो गई, और फाइनली अब जो प्रेसिडेंट है वो है अल सीसी। तो ये एक इजिप्ट का एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इजिप्ट में अभी तक आज तक क्या होता गया। अब हम वापस से सीरिया पे आते हैं। ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हुए मैं एक एक कंट्री आपको कर लूंगा, आपको लोड भी नहीं लगेगा और आप समझते भी जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि ऑन नवंबर 2, 1917 ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर issued a declaration on behalf of the government with strong concurrence of Prime Minister Lloyd George, with clear understanding that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine। आपको बोल दिया गया कि भाई आप जूइश स्टेट बनाओगे पैलेस्टीन में, लेकिन नॉन ज्यूज में के अगेंस्ट कोई भी एट्रोसिटीज या कोई भी उनके अगेंस्ट सिविल राइट के अगेंस्ट नहीं होगा। द ब्रिटिश वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइम वीजमैन who held and encouraged what amounted to a pro-Zionist lobby among British leaders। मैंने आपको बताया था चाइम वाइजमैन ब्रिटिश में लॉबी कर रहे थे प्रो जू कुछ डिक्लेरेशन के लिए, एंड ही वुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ Zionist ऑर्गेनाइजेशन एंड लेटर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। चाइम वाइजमैन ये यूके में थे और ब्रिटिशर्स में जूज के प्रति ये एक प्रो लॉबी क्रिएट कर रहे थे वहां। The issuing of the Balfour Declaration helped consolidate and solidify Arab nationalism around the rejection of Zionism। जैसे ही ये बाल्फोर डिक्लेरेशन आया, अरब अगेंस्ट में खड़े हो गए कि भाई हम तो एक इंच जमीन नहीं देंगे, आप कौन सी बात कर रहे हो कि इजराइल की स्टेट बन जाएगी बाल्फोर डिक्लेरेशन से। From the Arab perspective, the world powers had no right to award territory that was not theirs to give। आपका लैंड नहीं है, हमारा लैंड है, आप कैसे इस पे डिसाइड कर सकते हो कि भाई इसमें जूस का स्टेट बनेगा। The Jews, on the other hand, maintained that they had a historical right to the land of their ancestors, that they were righting a 2000-year injustice, and that Palestine already had a Jewish community residing on legally purchased property। Jews ये बोल रहे थे कि भाई हमने तो लीगली परचेस की है प्रॉपर्टी, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं पैलेस्टीन के साथ ही, तो अगर हमें जू स्टेट मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है पैलेस्टीनियंस को। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो ऑटोमन एम्पायर खत्म हो रही थी, और इन दिसंबर 1917 ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी एंटर्ड जेरूसलम। दिसंबर 1917 में ऑटोमन एम्पायर लगभग खत्म हो गई थी और ब्रिटिशर्स
अपने कैप्टन एलएनबी के कमांड में जेरूसलम में घुसे, एंड विद हिज आर्मीज ही एंडेड द 4 centuries ऑटोमन रूल। 1516 से चल रहा था, आपको पता होना चाहिए, और ये 400 साल बाद ये खत्म किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वहां आया शुरुआत में, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो आया वो प्रो ज़ायनिस्ट नहीं था। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था इनको कि ज्यूस को फेवर नहीं कर रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन तब भी ये अपनी ज़ायनिस्ट मूवमेंट चलाते रहे। और जेरूसलम में एक हिब्रू यूनिवर्सिटी खोली गई 1925 में। तो आपको मैं ये सब बता रहा हूँ इसलिए कि आप ये देखिए कि आपके घर में कोई आके रहने लग जाए, आपके मोहल्ले में अपनी तरीके की यूनिवर्सिटी स्कूल्स खोलने लग जाए, अपनी ज्यूइश स्टेट मांगने लग जाए, तो पैलेस्टीनियंस में कितना रिसेंटमेंट होगा कि भाई तुम्हारा होगा 2000 साल पहले, है ना, लेकिन अब तो हम रह रहे हैं, तो अब तुम कैसे कब्जा कर सकते हो हमारे यहाँ। सैन रीमो कन्वेंशन से मैंने आपको बताया कि ये मैंडेट में कन्वर्ट हो गया। अप्रैल 1920 वो सैन रीमो कन्वेंशन होती है ऑफ द विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, and it granted Britain a mandate for Palestine and turned the Balfour Declaration into official policy of the entity powers, thereby granting international legal status। ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ और ये मैंडेट ब्रिटिश के पास। अब ये चीजें बहुत सर्टेन लगने लगी लोगों को कि भाई देखो, अब ब्रिटिशर्स ने 1917 में नवंबर में इनको ये दिया था, बाल्फोर डिक्लेरेशन दिया था, ये तुम्हारी जो स्टेट बनाई जाएगी। अब इन्होंने पैलेस्टीन भी रख लिया अपनी मैंडेट में, तो मतलब ये उस बाल्फोर डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ये तो छोड़ देते इंडिपेंडेंट, क्यों रखा आपने एज अ मैंडेट। तो जब मैंडेट बनाया गया तो इस पैलेस्टीन को गवर्न करने के लिए कुछ एक बॉडी बनाई गई जिसमें 9 हाई कमिश्नर्स हुआ करते थे। उसमें प्रोमिनेंट पोजीशन दी गई हर्बर्ट सैमुअल को, जो कि कंट्रोल देख रहे थे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन का। इसके बाद ब्रिटिशर्स एकदम से पैलेस्टीन को वैकेट करके चले गए और अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी किस पे, यूनाइटेड नेशंस पे, कि भाई आप देखो इसको। यूनाइटेड नेशंस एक प्लान बनाता है डिवीजन का, तो जो डिवीजन का प्लान बनाता है, मैं आपको भी एक स्टोरी बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। फिर एक प्लान बनाता है डिवाइड करके कि भाई ये पार्ट तुम्हारा है इजराइल का और ये पार्ट पैलेस्टीन का है। अरब उस चीज को मानते नहीं है, इजराइल एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भैया ये ऐसा मौका कब मिलेगा जब हमें एक स्टेटहुड मिल रहा है, 2 स्टेट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इजराइल मान जाता है, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर हो जाता है, जो सॉरी कंट्री, और अरब उस चीज को मानते नहीं है। तो अरब किसके भरोसे रह जाती है, जितनी भी अरब कंट्रीज है आजू बाजू की। ठीक है, May 14, 1948, the same day इजरायली स्टेटहुड वाज डिक्लेयर्ड, जब यूएन ने पार्टीशन प्लान दिया। जैसे पार्टीशन प्लान दिया, इजराइल ने बोलने की ठीक है हमें मंजूर है तुम्हारा प्लान और हमारी ये स्टेट है, और बाकी जो जगह पैलेस्टीन को दी गई थी उन्होंने वो माना ही नहीं, तो उनकी स्टेट भी नहीं बन पाई और उनके बिहाफ पे बाकी अरब कंट्रीज वॉर में कूद गई। While not following an overt policy of divide and rule, British policy established a framework for the Jewish and Arab communities to achieve autonomy.
While Jews developed self-governing institutions, Arabs continued with feudal mindset. The Jewish population established there contributed to around 44% of the total revenue of the Britishers. क्योंकि इन्होंने वो चीज मानी नहीं अरब्स ने, तो ज्यूज ने जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे उसमें ज्यादा ज्यूज थे, तो ज्यूज जो थे वो फॉरवर्ड लुकिंग थे, और अरब जो थे वो उनका वही फ्यूडल माइंडसेट था पुराना वाला। तो इस कारण भी ज्यूज और अरब्स में एक इकोनॉमिक गैप भी आता गया, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स बनेंगे, अब जो प्रोग्राम बनाने वाली कमिटीज है में ज्यूज ही है, तो वो तो प्रो ज्यूज पॉलिसीज या लॉज ही बनाएंगे या प्रो अरब बनाएंगे। तो इस कारण से रिसेंटमेंट भी बढ़ता गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ती गई। पोग्राम्स स्टार्ट हुए रशिया में रशियन रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन के वक्त। उस समय स्टार्ट हुई थर्ड आलिया। ज्यूस को रशिया से भगाया जाने लग गया। 1919 से लेकर 1923 तक ये आलिया चली, और लगभग 40,000 ज्यूज इस समय वापस से पैलेस्टीन में लौटने लग गए ईस्टर्न यूरोप से। ईस्टर्न यूरोप मतलब रशिया। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वेव्स में ज्यूज आए। फर्स्ट आलिया हुई, सेकंड आलिया हुई, ये थर्ड आलिया के बारे में बता रहा हूं। तो सेकंड आलिया में जैसा मैंने आपको बताया कि हिब्रू को एक लैंग्वेज, एक कॉमन पार्लेंस की लैंग्वेज बनाया लोगों ने वहां, जो कि पहले यिदिश थी। थर्ड आलिया में जो हुआ वो मेन पॉइंट ये है कि तेल अवीव एक मेन सेंटर बन गया थर्ड आलिया में, जो कि डेवलप हो रहा था फर्स्ट आलिया के दौरान। अब मेजॉरिटी जो सेटलमेंट्स हैं वो अब आप तेल अवीव में होते हुए देखेंगे। जेरूसलम में हो गए, के आसपास हो गए, और जेरूसलम के आसपास मतलब कि जो अभी आप वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं जगह को, वो मैं आपको बताऊंगा वेस्ट बैंक कैसे पड़ा ना। उस एरिया में जेरूसलम के आसपास बहुत सारे सेटलमेंट्स इन्होंने बना लिए। फोर्थ आलिया फोर्थ आलिया होता है आपका 1924 से 29। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वेव्स ऑफ, जब जैसे जैसे ज्यूस के अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती रही बार, तो ये एक वेव ऑफ माइग्रेशन आई कुछ कुछ पीरियड में। ज्यूस जैसे जैसे पैलेस्टीन में बढ़ते गए, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ी जब, तो उसको आलिया पीरियड बोलते हैं। बॉट इन इन्फ्लक्स ऑफ मिडिल क्लास हु वाज इंटरेस्टेड इन लेजर rather than Zionist culture which was conservative and labor driven। ये जो फोर्थ आलिया में लोग आए, ये लोग, अब देखो ये फोर्थ आलिया में लोग क्यों आए थे। अब आपको ये सोचना चाहिए फोर्थ आलिया, देखो जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया कि फर्स्ट आलिया में क्यों आए, रशिया में हो रहे थे, फिर सेकेंड आलिया में क्यों आए, थर्ड आलिया में क्यों आए, फोर्थ आलिया में लोग क्यों आए। इस 94-29 के पीरियड में क्या हो रहा था। इस पीरियड में जो मेजोरिटी ज्यूज आए वो यूएस से आए, और वो इसलिए आए क्योंकि यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। आपने आपके टाइम पीरियड में देखा होगा 2008 वाली इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे पहले बोलते 1929 की क्राइसिस आई थी, जिसके बाद रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसी निकाली थी यूएसए में। मैं आपको जब यूएसए पढ़ाऊंगा, सारे प्रेसिडेंट्स पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। तो फोर्थ आलिया एक रीजन था इकोनॉमी की वजह से, इसलिए ही ज्यादातर मिडिल क्लास आई जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड थी। इसके बाद क्या होता है कि इन 1919 द किंग ऑफ
सीरिया एंड इराक, जिनका नाम था किंग फैजल, signed an understanding with Cem Weizmann sanctioning Jewish immigration to Palestine on condition that Arab tenant farmers' rights will not be hurt, and calling on Zionists to assist the Arab state in economic development. तो जो इनके बीच में एक अरब्स में और चैम वाइजमैन में एक अग्रीमेंट हुआ, एमर फैजल और चैम वाइजमैन में, कि भाई ठीक है, लेकिन ये अरब्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए किसी भी हाथ में. These gestures did little to quell the bloodshed that would recur periodically throughout the 1920s. और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, इसको बोलते हैं तेल हाई की. ये जगह का नाम है तेल हाई. ये बहुत बड़ी मतलब यह एक कर्मिश हुई थी अरब्स और ज्यूज के बीच में, जिसमें कि हजारों में ज्यूज और अरब्स मर गए थे. तो ये एक इंसिडेंस है जो कि बहुत प्रोमिनेंस रखता है इस पीरियड में. अब आप देखो कि इस पीरियड में माइग्रेशन हो रहे हैं 1924-29 में. अब क्या चल रहा है वर्ल्ड में? यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, वहां के ज्यूज भी निकल रहे हैं बाहर, ठीक है. उधर 29 के लगभग जर्मनी में हिटलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ रहा है. अभी तक वो फ्यूरर नहीं बने हैं, अभी तक इवन वो वाइस चांसलर भी नहीं बने हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी है एसएनडीपी, सोशलिस्ट नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, या उसको वो एनएसडीपी बोलते थे, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, या उसका नाम हो गया नाजी पार्टी. ठीक है, नाजी पार्टी जो ये पार्टी थी, इन्होंने हिटलर ने उस समय क्या किया है 29 के लगभग, कि सारी अपोजिशंस खत्म कर दी और बोला कि पार्टी में एक ही लीडर रूल कर सकता है, वो मैं हूं. और इस तरीके से नाजी पार्टी को ये परचम पे ले जाते गए. 1928 के इलेक्शंस में बहुत बुरी तरह आ रही थी नाजी पार्टी. डेमोक्रेसी थी, आपको पता होना चाहिए, वीमार रिपब्लिक है ना. 1933 में जब चांसलर ये फ्यूरर बने हैं हिटलर, उसके बाद ही वो वीमार रिपब्लिक वो खत्म हुई, और वो थर्ड राइश बोलते हैं उस चीज को. जब हिटलर आए 1933 में, तो उसके पहले हिटलर की बहुत ज्यादा किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी. ये तो 1929 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई यूएस में, और यूएस की इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, तब जर्मनी की जनता, अब आप देखिएगा कि जब जनता बिल्कुल उबाल पे होती है, बिल्कुल मतलब अपराइजिंग वाले मोड में होती है, तो उनको अगर कोई ऐसा लीडर मिल जाए तो उस लीडर के भी बारे न्यारे हो जाते हैं, और पब्लिक को भी जो उनका पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो इस पीरियड में हिटलर भी अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे जर्मनी में. यूएस में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है, और इंडिया में क्या हो रहा था उस समय, लाहौर 1929-30 के लाहौर समझौते, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, है ना. तो ये आपको एक कनेक्शन होना चाहिए चीजों में कि ये ऐसा ये चीजें क्यों हो रही हैं. अब हम 1929 तक मैंने आपको अभी बता दिया है. एक दो क्लास और लूंगा मैं, जिसमें कि हम पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, इराक में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको इजिप्ट के बारे में ब्रीफली बताया कि क्या क्या था इजिप्ट में सिनेरियो, वैसे ही लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, जॉर्डन में क्या हुआ, ये हम करेंगे. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.